जी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक पार्ट 1 में कर चुके हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड बाकी क्वेश्चंस के जवाबात देखेंगे। मैं हूं फैसल मुनीब, मेरे साथ रहिएगा और तमाम चीज़ों को साथ साथ नोट करते जाएं ताकि आपको तमाम चीज़ें ज़्यादा बेहतर। नंबर 5 है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम लॉ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओहम लॉ को फिलामेंट ऑफ अ बल्ब फॉलो करता है या नहीं, ये टेस्ट करने में डिफिकल्टी क्या है। तो आप सब जानते हैं कि फिलामेंट ऑफ द बल्ब हो या कोई भी मटेरियल हो, अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो फॉलो करता है ओहम्स लॉ को। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तो ओहम लॉ फिर ओबे नहीं हो सकता। तो ओहम्स लॉ ओनली अप्लाइज व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, ये बात हमने सबसे पहले लिख दी। इन केस ऑफ लाइटेड बल्ब द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट इंक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ करंट थ्रू इट। जितनी देर आप बल्ब जला के रखते हैं, टेम्परेचर ऑफ द बल्ब जो है वो ज्यादा बढ़ता रहता है। Hence the Ohm's law can't be applied to filament bulb. तो यही हमारे पास डिफिकल्टी है। Thus the main difficulty in testing whether the filament of the lighted bulb obeys Ohm law is the change in temperature with the flow of current in it. तो ये जी हमारे पास सिंपल सा और सादा सा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आसान इंग्लिश में है, आसान तरीके से आंसर किया हुआ है। जो लॉजिक हम अपने माइंड में सोचते हैं कि क्या हमारे पास जवाब है इस सवाल का, वही हमने इंग्लिश में अपने थोड़ी वर्डिंग के साथ, थोड़े पॉइंट्स के साथ लिख देना होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है, इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब देन इन अ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। तो फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब निकालनी है। तो हमने इस सवाल में एक चीज का बड़े अच्छी तरह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा है कि 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब की रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा है। दूसरे बल्ब की 100 वाट वाले बल्ब की बात नहीं पूछी हुई, तो हमने जवाब भी 500 के हवाले से ही देना है। तो हमने यहाँ पर फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट बल्ब की हेडिंग दी। एज वी नो दैट पावर का फार्मूला होता है V स्क्वायर ओवर R। तो हम इस फार्मूले को यूज करके रेजिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है जो कि ओहम्स में होती है, ना कि वाट्स में। तो ये भी रेजिस्टेंस हमारे पास ओहम में, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल R होता है। जो ऊपर वाली इक्वेशन है, अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे R के लिए, तो आपके पास R बराबर बन जाएगा V स्क्वायर ओवर पावर। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट की। जो 500 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 98.6 ओहम्स आ गई, और जो 100 वाट वाला बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 484 ओहम्स आ गई। दोनों रेजिस्टेंस का मुवाजना करके आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास 500 वाट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कम है। तो हमने जवाब इसी के अकॉर्डिंग देना है। सो द फिलामेंट ऑफ 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब रेजिस्टेंस जो है इज लोअर देन द 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब। तो सेंटेंस को थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। द फिलामेंट रेजिस्टेंस ऑफ 500 वाट 220 वोल्ट बल्ब। तो अब जी क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब अ सर्किट विच विल गिव अ कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिवाइडर हमारे पास एक ऐसा सर्किट होता है जो कंटिन्यूअसली वेरिंग पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करता है। तो पोटेंशियल डिवाइडर की बात हम करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर जो है बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। पोटेंशियल डिवाइडर can provide potential difference at output terminal varying from 0 to full potential difference of the battery। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर रियल स्टेट वाले टॉपिक का हिस्सा है। तो इसकी इक्वेशन आपको पता है VAB इक्वल्स R स्मॉल r ओवर कैपिटल R इनटू वोल्टेज।
स्मॉल आर को हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी करके वेरी कर सकते हैं, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने हमें एक्सप्लेनेशन हमसे रिक्वायर्ड नहीं की। उसने बस पूछा है कि कौन सा ऐसा सर्किट है जो वेरिंग पोटेंशियल देगा, उसको हल्का सा डिस्क्राइब करना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना। तो हमने उसकी डिस्क्रिप्शन के हवाले से तमाम बातें लिखनी, इक्वेशन दे दी कि जी इसमें जैसे जैसे आप स्मॉल आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपके पास आउटपुट पोटेंशियल जो वी ए भी है या वी, यहाँ पर डायग्राम के मुताबिक हमारे पास वो आउटपुट पोटेंशियल बनता है वी सी। तो वो सी वी सी भी हमारे पास इन दो टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल वेरी हो जाए। तो इसी बात को हमने इंग्लिश में लिखा, द पोटेंशियल डिवाइडर कैन प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट आउटपुट टर्मिनल वेरिंग फ्रॉम जीरो टू फुल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट गिवन बाय द इक्वेशन। और साथ में हमने इक्वेशन। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इंक्रीजेस। तो देखें वही जो प्रैक्टिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने आपको बताया है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का हवाले से जो बात है या किसी और सवाल में यहाँ पर फार्मूला यूज होगा तो फार्मूले के वेरिएबल्स आप जरूर डिस्क्राइब करें। तो द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, यहाँ पर हम कैपिटल ई लिख देते हैं, इज डिस्क्राइब बाय द फार्मूला E इक्वल्स V माइनस आई आर। ये जो ई एम एफ है, V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है और R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इन तमाम वेरिएबल्स को हमने अगली लाइन में लिख दिया, वेयर R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी एंड I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द आउटर सर्किट। इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन दैट व्हेन I इज लार्ज, जब आप इस पोर्शन को बढ़ाएंगे तो EMF कांस्टेंट रखने के लिए ये वैल्यू अगर IR की बढ़ेगी तो V की फिर वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, आपको कम करनी पड़ेगी। द फैक्टर IR becomes large and V becomes small, hence the terminal potential difference of the battery decreases when the current runs from it। जब I करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो V में से माइनस होने वाला फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा और आपके पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, what is Wheatstone bridge, how can it be used to determine an unknown resistance। तो Wheatstone bridge हम सबको पता है कि ऐसा सर्किट होता है जिससे अननोन रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। तो it is an electrical circuit which can be used to find the unknown resistance of a wire। if we know any of three resistances then we can find unknown resistance by using the equation R1 over R2 equals R3 over R। तो ये बच्चों हमारे पास चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर थे, जिनको हमने बड़ी डिटेल के साथ आंसर किया और आसान तरीके हमने इस्तेमाल किए जिनको आप फॉलो करके अपने लिए आसानियां मजीद पैदा कर सकते हैं। इन नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन में हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करवा के अपने पास महफूज कर सकते हैं। आपको अपने हाथ से भी ये क्वेश्चन लिखने चाहिए ताकि आपकी तैयारी मजीद बेहतर से बेहतरीन हो सके। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हम सब कहानियाँ हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।